आप सुनते होंगे कि सुंदरता तो देखने वाले की आंख में होती है ना। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है। तो किसी को देख के आपको लगा वो बहुत सुंदर है, और फिर किसी ने कहा ये, और आपने कहा यार ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज। तो चलता है, आप लोगों की उम्र में ये हार्मोन ज़्यादा होते हैं इस तरह के, तो ये बातें ज़्यादा होती हैं इस उम्र में। लेकिन बड़ा मुश्किल है ना, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविस्टिक एस्थेटिक्स या एस्थेटिक सब्जेक्टिविज्म, कि हर व्यक्ति अपनी नज़र से सुंदरता को समझता है। अगर सुंदरता आपकी आंख में थी ही तो उसको देखने की जरूरत क्या थी? आंख में लिए लिए घूमते रहते, तब तो कुछ नहीं हो रहा था बिना उसको देखे। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सुंदरता आंख में नहीं होती, सुंदरता उस व्यक्ति या वस्तु में है जिसको देख के आपका दिल या दिमाग कहता है कि वो सुंदर है। इसको एस्थेटिक्स का ऑब्जेक्टिविज्म कहते हैं। एक तीसरा है एस्थेटिक्स का कल्चरलिज्म। कहते हैं कुछ सुंदर है या नहीं ये उस कल्चर से तय होगा जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं। वो कल्चर आपको ये देखना सिखाएगी कि क्या सुंदर है, क्या असुंदर है। फ्रांस के आदमी के लिए एक 50-55 साल की महिला जो स्कर्ट पहनती है सुंदर है और सुशील, सुंदर सब कुछ है। भारत के इंसान के लिए शायद वो साड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने कल्चर में साड़ी को एक अच्छी ड्रेस के रूप में देखा है। नॉर्थ ईस्ट के देशों, सॉरी, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके लिए शायद कोई हिजाब या बुर्के वाली जो महिला होगी वो सुंदर मानी जाएगी। तो सुंदरता ना वस्तु में है ना देखने वाले की आंख में है। देखने वाले की आंख में है भी तो देखने वाले की आंख भी अपनी आंख थोड़ना होती है, कल्चर ने बनाई है उसकी आंख भी। तो हमारी आंख, हमारा सबसे बड़ी गलतफहमी हमें यह है कि हमारी आंख है। हमारा नजरिया नहीं होता है। हमारे नजरिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है, और वो बहुत थोड़ा सा जीरो के आसपास ही होता है। मतलब शायद थोड़ा सा जीरो से ऊपर निकल जाए, वरना जीरो के आसपास ही है। इसके अलावा आजकल एक तरीका चला है कि हम हर विषय में फिलॉसफी पढ़ते हैं। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स, फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी, सब कुछ। जिसका मतलब है उस विषय के सबसे गहरे प्रश्नों को समझना, विश्लेषण करना। जैसे हिस्ट्री पूरी पढ़ने के बाद सबसे मुश्किल प्रश्न है व्हाट इज हिस्ट्री। दिस इज फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को डिफाइन कर पाना, इतिहास किस नजरिए से लिखा जाएगा इसको डिफाइन कर पाना, ये फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। ऐसी फिलॉसफी ऑफ साइंस होती है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन होता है, हर चीज की फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी ऑफ फिलॉसफी भी हो सकती है। तो मेरी तरफ से आज की बातचीत पूरी हुई। अब आपके मन में कोई सवालात हो तो पूछिए जो आपको बेचैन कर रहे हो। बस ये ध्यान रखना कि सब लोग परेशान हैं, आपका सवाल उनको और बेचैन करेगा अगर गहरा सवाल नहीं हुआ तो। नमस्ते सर, मेरा नाम राजदीप है। राजदीप, हाँ। सर, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी जितनी भी क्रिया होती है उसके पीछे हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हाँ, बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे सोचने में भी उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे जितने फिलोसफर्स होंगे उनके भी बैकग्राउंड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। एकदम। किसी फिलोसफर को ठीक से समझना हो, उसका स्पेस और टाइम समझ लीजिए, 70-80% समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे सर एक टॉपिक पे अलग अलग फिलोसफर्स अपनी अपनी फिलोसफी देते हैं। अगर मुझे उस टॉपिक पे कन्फ्यूजन है तो मेरे दिमाग में ऐसे कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए इससे मुझे ये लगे कि हाँ, इसकी फिलोसफी मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। देखो, मैं आपको ना एक बात से समझाता हूँ। जब मैंने फिलोसफी पढ़ा, मैंने फिलोसफी ना बीए में पढ़ा ना एमए में पढ़ा, मैंने आज तक फिलोसफी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा। यूपीएससी की तैयारी करते हुए एक दो अटेम्प्ट के बाद मेरा मन हुआ कि विषय बदलता हूँ, क्योंकि मुझे नए विषय पढ़ने का शौक बहुत था। तो मैंने फिलोसफी लिया, फिर पढ़ा, मतलब अच्छे से, मतलब इत्मीनान से पढ़ा, आनंद लेके पढ़ा, और फिर कई साल पढ़ाया भी। तो मैंने फिलोसफी जिस गलत फहमी में लिया था वो ये थी कि मेरे मन में ये प्रश्न बहुत आते थे, आत्मा, परमात्मा, मैं मरूंगा तो क्या होगा, इस तरह के सवाल जो आपके मन में आते होंगे। मुझे किसी ने बताया कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर फिलोसफी में मिल जाता है। मैंने कहा बस, तो फिर बात खत्म, फिलोसफी लेंगे। आईएएस बने ना बने, उत्तर मिल जाना चाहिए। मतलब मेरी अप्रोच ऐसी थी, लेकिन वो अप्रोच बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने फिलोसफी को पढ़ा अच्छे से, और एक भी जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिलता है। तो फिर लोग सोचते फिर पढ़ाई क्यों। लेकिन एक फायदा हुआ। पहले क्या था कि मुझे गधा बनाना बड़ा आसान काम था। कोई आगे चार बातें बोल दे, मैं कहूँगा आप तो ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। फिलोसफी पढ़ के ये हुआ कि दुनिया के किस किस विचारक ने किस किस विषय पर कितनी गहराई तक जाके बात की, वो सारी पढ़ ली। जैसे ईश्वर है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 50 प्रमाण दिए गए हैं, उनको खारिज करने के भी उतने प्रमाण दिए गए हैं। आपने दोनों पढ़ लिए। अब भी आपको नहीं पता,
लेकिन अब आपको ये पता है कि किसी को भी नहीं पता, और उतना मुझे भी पता जितना किसी को भी पता है। अब कोई मुझे बहकाना चाहेगा तो वो एक तर्क देगा, आप हल्का सा मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे तर्क नंबर 37 है, 36 और भी है भाई, मैं बताता हूँ 36 और ले। तो फिलॉसफी पढ़ने के बाद एनलाइटेंड इग्नोरेंस होती है, उसके पहले इग्नोरेंस है। फिलॉसफी पढ़ के एनलाइटेंड इग्नोरेंस है, प्रबुद्ध अज्ञान है। जानता मैं अब भी नहीं हूँ, जानता मैं तब भी नहीं था, पर अब मैं ये जानता हूँ कि लोग कितना जानते हैं, और जितना कोई भी जानता है उतना मैं भी जानता हूँ, इसलिए मुझे दबाव में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए फिलॉसफी पढ़ने का मजा है कि कम से कम आपको ये पता हो कि दुनिया में भाई ये जो पिछले 370 करोड़ साल की परंपरा है जीवन की, और चिंतन की परंपरा ले दे के 5000 साल की है। इस 5000 साल में कितने लोगों ने गहरा सोचा, हमें सारा क्यों नहीं पता होना चाहिए। एक किताब पढ़ने का मतलब पता क्या है, आपके 3 दिन लगे। उस व्यक्ति ने 30-40 साल के अनुभव से, ज्ञान से, रिसर्च से एक किताब लिखी, आपने 3 दिन में पढ़ ली। आप 3 दिन में 40 साल ज्यादा मैच्योर हो गए, वरना खुद पत्थर से पत्थर भिड़ा के चिंगारी निकालते रहते, कब तक निकालते भाई। इसलिए एक एक किताब पढ़ना आपको कई साल ज़्यादा मैच्योर बनाता है, बूढ़ा नहीं बनाता है, समझदार बनाता है, कई साल ज़्यादा समझदार बनाता है। यही फिलॉसफी के साथ है, साइंस के साथ भी है। साइंस में लेटेस्ट रिसर्च किसी भी विषय में तो पढ़िए, उसको कितना मजा आता है, पता लगता है कि ह्यूमन बीइंग कहाँ तक सोच पा रही है, अब हम लेटेस्ट कहाँ तक पहुँच गए। मतलब मैं तो उन लोगों में हूँ जिनके लिए सबसे बड़ा सुख पढ़ना लिखना है। अगर आपका भी है तो आप भी पढ़िए। जो फिलॉसफी है ना, ज्ञान से मोहब्बत, मैं तो उस तरह की बीमारी मुझे है, आपको है तो आप भी एंजॉय कीजिए उसको। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवशंकर शुक्ला है। शिव शंकर, हाँ जी सर। बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आत्मज्ञान क्या होता है? जैसे होता नहीं है कि कहते हैं कि ऋषि मुनि सब या फिर कोई भी पुरुष चला गया हिमालय पर्वत पे, एकांत में जाके बैठा हुआ है, फिर उसको अचानक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो एकदम बाबा बन गया, सब कुछ जानने लग गया। बाबा नहीं बन गया, संत बन जाते हैं भाई वो हाँ, लोग। तो वही सर। आत्मज्ञान का मतलब भारतीय दर्शन में है आत्मा का ज्ञान, अगर आप आत्मा को मानते हैं तो। नहीं मानते तो चेतना का ज्ञान, या ये समझ पाना कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। खुद को शरीर समझना, ये आत्मज्ञान का अभाव है। खुद को उस धन संपत्ति सफलताओं से जज करना, ये आत्मज्ञान का अभाव है। आत्मज्ञान का बेसिक मतलब है अपने मूल स्वरूप को जानना। भारतीय दर्शन में मोटे तौर पर इसका मतलब है आत्मा को जान लेना। और जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो बुद्ध को, महावीर को, शंकराचार्य को, गुरु नानक को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो आत्मज्ञान का बिंदु है। दरअसल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ आत्मज्ञान के लिए। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए नागार्जुन, बौद्ध परंपरा में। होता क्या कि हम लोगों के सोचने के दायरे बंधे हुए हैं, जिसको बोलते हैं बुद्धि की कैटेगरीज हैं, कोटियां हैं। हम उससे बियॉन्ड सोच नहीं सकते। जैसे हम सोच सकते हैं कुछ है, नहीं है और नहीं है, न तो है और न ही नहीं है। हम इस 4 के बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। इसको 4 कोटियां फिलोसफी मानते हैं, और मुख्य रूप से नागार्जुन ने माना, और शंकराचार्य के दर्शन में भी ये बात आती है। चतुष्कोटि इसको बोलते हैं। ये जो आत्मज्ञान है, कहा जाता है कि इन 4 के बियॉन्ड है, और क्योंकि ये 4 के बियॉन्ड है, इसलिए इसको ह्यूमन लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता। कुछ लोग इसी को मिस्टिकल नॉलेज बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिवाइन नॉलेज बोलते हैं। अब क्योंकि मुझे या आपको ये प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते किसी को नहीं होता है। कुछ तो होगा जो इतने बड़े बड़े दार्शनिक कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन बुद्धि की कैटेगरी से बियॉन्ड कुछ सोच पाना, जहां चीजें मैं और तुम का अंतर ना होता हो, जहां एक ऐसा रियलाइजेशन स्पिरिचुअल दुनिया का जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कुछ वैसा। एक दिन डिस्कस करेंगे मिस्टिकल एक्सपीरियंस में। उस दिन आपको कुछ जो मिस्टिकल लोग हैं, रहस्यात्मक लोग हैं, उनके अनुभव बताऊंगा। आप मतलब घबरा जाएंगे कि लोगों ने किस किस तरह के अनुभव किए हैं दुनिया में। बहुत गहरे अनुभव होते हैं, पर क्योंकि मुझे हुआ नहीं इसलिए मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता। अच्छा, जिनको हुआ है उन्होंने भी ये कहा कि ये ऐसा ज्ञान है कि बताया नहीं जा सकता। जैसे कबीर दास ने कहा गूंगे का गुड़ है ये, कि गूंगा आदमी है, गुड़ खा लिया, बताना चाह रहा है, बता ही नहीं सकता। अब मैंने क्लास में एक बड़ा एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा बोला तो लिख के बता देते। ये बात लिखने बोलने की नहीं है। भाषा काम ही नहीं करती उस बिंदु पर। भाषा के बियॉन्ड बात है, क्योंकि भाषा बनती है सामान्य व्यक्तियों के अनुभवों से, और एक ऐसा असाधारण अनुभव जो सामान्य जीवन में है ही नहीं, तो भाषा में शब्द कैसे बनेगा उसके लिए? इसलिए शब्द है ही नहीं। इसलिए रहीम ने इतनी गहरी बात कही, रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही, जानत हैं सो कहत नहीं, कहत सो जानत नाही।
कि जो अगम्य है ना, उसकी बात कहने सुनने की नहीं है। जो जान लेता है कह नहीं सकता, और जो कह रहा है उसके बारे में वो जानता नहीं है। जैसे ही आप उस ज्ञान के बिंदु पर जाएंगे, आपकी भाषा शून्य हो जाएगी और आप चुप हो जाएंगे। इसलिए मिस्टिसिज्म शब्द बना है MUO, म्यूओ से, और म्यूओ का मतलब होता है चुप हो जाना, मौन हो जाना। आप बोल नहीं सकते उसके बारे में कुछ भी। ठीक है।